जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डेली डिस्कस करते हैं आपके सीटेट पेपर के लिए जो आपके सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली डिस्कस करते हैं। साथियों, ये क्लास आपकी डेली होती है, आप डेली इसको अटेंड कीजिएगा, आपको सीटेट पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। भाई, जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है आपकी, उसका अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। या डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका अध्यापक के संदर्भ में, आपको अध्यापक के संदर्भ में सोचकर आंसर देना है, ना कि बच्चे के। यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई अध्यापक को किस लिए अध्ययन करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का? तो इसलिए करना चाहिए कि भाई वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। ठीक है भाई, जब उसको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा तो उसको सब बच्चों की विकास का पता लगेगा कि बच्चे की कितनी अवस्थाएं, किस प्रकार का विकास होता है, कैसे कैसे होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती हैं। तो उन सभी को ध्यान में रख करके वो इफेक्टिव तरीके से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश डैश नमूने को अनुगमन करती है। भाई, जो विकास की गति होती है, विकास होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल भिन्न होता है। सही बात है, किसी व्यक्ति में तेजी से होता है, किसी में धीरे धीरे होता है, अलग तरीके से होता है, तो वो तो होता है, लेकिन यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए, एड़ी से चोटी। बी, अव्यवस्थित। सी, अप्रत्याशित। या डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो देखिए भाई, यहाँ पर सही जवाब है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। भाई, जो विकास होता है, विकास की गति होती है, वो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है विकास, लेकिन गति भिन्न भिन्न हो सकती है एक दूसरे की। भाई, कोई धीमे विकास हो रहा है, किसी में तेजी से हो रहा है, गति हो सकती है भिन्न भिन्न, लेकिन विकास जो होता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पालन पोषण की प्राधिकार शैली किस पर आधारित है? जो पालन पोषण की प्राधिकार शैली है, ये किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। बी, बच्चे के पक्ष को ना सुनना। सी, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। या डी, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो देखिए, जो पालन पोषण की प्राधिकार शैली है वो क्या कहती है, वो किस पर आधारित है? भाई, वो आधारित है आपकी जब संभव हो कि तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? भाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध होता है उसको सही तरीके से बताता है? ऑप्शन ए, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, कि भाई जो अधिगम है वो विकास का ध्यान करे बिना ही घटित हो जाता है अधिगम। ऑप्शन बी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। सी, विकास की दर अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। या डी, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है भाई सही कथन आपको सही तरीके से सूचित करता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विकास जो होता है, विकास एवं अधिगम जो होती है आपकी डेवलपमेंट होता है और आपका लर्निंग जो होती है वो एक दूसरे के अंतर संबंधित और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? अब ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। अब आपको ऑप्शंस में से बताना है कि भाई 5 साल की बच्ची इन ऑप्शंस में से क्या कर सकती है। ऑप्शन आपके ए, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। बी, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। सी, प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण। या डी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो देखिए भाई, बच्ची कितने साल की है? बच्ची है 5 साल की, है ना, यानी कि वो शैशवावस्था में है लगभग अभी। तो शैशवावस्था में तो वो क्या करेगी, वो क्या कर सकती है, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेलों की शुरुआत कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? जो गोल्डन रूल में प्रदर्शित किया गया है कि जो आदर्श पारस्परिकता जो होती है उसका विचार कोहल वर्ग के अनुसार, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने, उसके अनुसार वो किस चरण की प्रमुख विशेषता होगी? ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सी, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। या डी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास।
तो देखिए भाई वो होगी आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि वहाँ पर गोल्डन रूल और जो आपकी आदर्श पारस्परिकता का विचार है कि भाई अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इस स्थिति में क्या बच्चा क्या चाहता है कि बच्चा दूसरों से प्रशंसा चाहता है कि हाँ उसको अच्छा बोले हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। भाई कोई बच्चा अक्रम है, वो क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक के समूह के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते स्वयं को खुद को मतलब निर्देश देते रहता है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, इस लेव वाइगोत्स्की ने इस विचार को क्या कहा है। ऑप्शन ए आत्म केंद्रित वाचन, बी व्यक्तिगत वाचन, सी सामूहिक वाचन या डी सामाजिक वाचन। तो देखिए भाई लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये है आपका व्यक्तिगत वाचन। क्या है भाई, व्यक्तिगत वाचन या व्यक्तिगत वार्ता भी बोल देते हैं इसको, वार्ता भी लिखा जाता है, व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत वाचन। जबकि जीन पियाजे के अनुसार ये होता है अहम केंद्रित वाक्य यानी अहम केंद्रित वाचन। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के अनुसार भी पूछ लिया जाता है और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाचन है और जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वाचन है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, भाई जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसकी व्यवस्था में शिक्षक कैसा वातावरण उपलब्ध कराए जिससे उसको अधिगम सुगम बने। ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है या डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो अधिगम को सुगम बनाना है, तो अधिगम को सुगम कौन सा ऑप्शन बनाएगा, खोज को प्रोत्साहन देना। क्या भाई, खोज को प्रोत्साहन देना, ये आपका अधिगम को बिल्कुल सुगम बनाएगा। इफेक्टिव तरीके से लर्निंग हुई, बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहेगा एक्टिव रूप से। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। भाई जो बुद्धि लब्धि होती है इसके संबंध में क्या चीज सही है यहाँ पर। ऑप्शन ए बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमिक संबंध, बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानी यानी व्युत्क्रमानुत संबंधित या डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो देखिए भाई यहाँ पर बुद्धि लब्धि पूछिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 है ना। अब 100 तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि किससे संबंधित होगा, यहाँ पर सही कथन है। देखिए MA होता है आपका मेंटल एज यानी मानसिक आयु, C होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी कालानुक्रमिक आयु। तो देखिए जो IQ ये है, IQ एक 1/CA हो गया ना, इज प्रोपोर्शनल IQ इज इक्वल टू IQ इज प्रोपोर्शनल 1/CA। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हुआ नहीं हुआ भाई, जैसे ये बढ़ेगा ये घटेगा। अगर कालानुक्रमिक आयु बढ़ेगी तो IQ घटेगा और IQ बढ़ेगा तो कालानुक्रमिक आयु घटेगी, एक दूसरे के अपोजिट हुए, व्युत्क्रमानुपाती हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है IQ का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। भाई जो आपका एरिक्सन थे उनके अनुसार जो जन्म से लेकर के 1 वर्ष यानी 0 से 1 वर्ष की आयु के बीच की जो अवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम शर्म से, बी पहल बनाम अपराध बोध से, सी विश्वास बनाम अविश्वास बोध से या डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो देखिए भाई एरिक्सन के अनुसार 0 से 1 साल के बीच में जो अवधि होती है, अवस्था होती है, वो होती है संबंधित आपकी विश्वास बनाम अविश्वास बोध से। किससे दोस्तों, विश्वास बनाम अविश्वास बोध से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना है। भाई जो अपने मतलब आप जो चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन के बारे में ही चिंतन करना आपका क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए समस्या समाधान चिंतन, बी परावर्तित चिंतन, सी संप्रत्यात्मक चिंतन या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना आपका कहलाता है परावर्तित चिंतन। क्या कहलाएगा दोस्तों, परावर्तित चिंतन, क्योंकि आप अपने ही चिंतन के बारे में फिर से चिंतन करें तो एक दूसरे वो लौट कर आया, परावर्तित हुआ, तो वो परावर्तित चिंतन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। भाई यहाँ पर टीचर क्या सिखा रहा है, पोषण का संप्रत्यय सिखाना उसका उद्देश्य है। अब उसे सिखाने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ लिखित सामग्री ला रहा है, कुछ सब्जियां, कुछ फलों, उनको तस्वीरों को दिखाते हुए छात्रों से उनको चर्चा करता है। और इस चर्चा में जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं। उन्होंने भाई फलों और सब्जियों को खाया भी होगा, देखा भी होगा,
तो उसको उनसे जो पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं और पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं कि आखिर पोषण का संप्रत्यय क्या है, पोषण होता क्या है। तो यह उपागम जो है निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, बी पुनर्विलन के सिद्धांत पर, सी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत पर, या डी ज्ञान के निर्माण पर। तो देखिए भाई ये से आपका आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। किस पर दोस्तों? ज्ञान के निर्माण पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ज्ञान के निर्माण पर हो रहा है बच्चों का कि वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उनको लक्ष्य तक ले जाना, यानी उनका पूर्व ज्ञान का जो उनका निर्माण था बच्चों का, वहाँ उससे लेकर के आप लक्ष्य तक पहुँचाना, उनके ज्ञान का और निर्माण करना, वो आपका कहलाएगा ज्ञान का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं डैश डैश करना चाहिए। भाई जो एक अध्यापिका होती है वो अधिगमकर्ताओं की जो पसंदीदा शैली होती है, अधिगमकर्ता मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं, भाई सीखने वाला बच्चे है ना, तो उनकी जो पसंदीदा अधिगम शैली होती है उससे संबंधित जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए अध्यापिका को। ऑप्शन ए का सम्मान, बी का अनदेखा, सी का परिवर्जन, या डी को खारिज। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना है, शिक्षिका को सम्मान करना है। क्या करना है दोस्तों? सम्मान करना है भाई, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भाई जो अभिवृत्ति होती है आपकी, एटीट्यूड जो होता है आपका, वो किसी पेशे में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मार्गदर्शक परामर्श, बी चिकित्सक, सी वकील, या डी इंजीनियर। तो देखिए वो किया जाता है आपका मार्गदर्शक परामर्श का। इसका दोस्तों मार्गदर्शक परामर्श का प्रयोग किया जाता है अभिवृत्ति की जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। देखिए बहुत पूछा जाता है अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयुक्त विधि बतानी है आपको। ऑप्शन है आपके ए सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यहाँ पर नियमित था ये गलत हो गया है। ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षण, या डी केवल प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो देखिए भाई अधिगम के आकलन हेतु जो उपयुक्त होगा वो होगा आपका बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। क्या होगा भाई? बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण आपका आकलन अधिगम के लिए आकलन हेतु सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। भाई जो समावेशी शिक्षा होती है आपकी उसकी विचारधारा के खिलाफ कौन सा सिद्धांत जाता है। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, बी सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, सी कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, या डी विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। तो देखिए भाई समावेशी शिक्षा के विचारधारा के खिलाफ कौन सा जाएगा यहाँ पर, तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना। देखिए यहाँ पर आगे ना ही, केवल आपने जो अधिगमकर्ता लर्नर जो बच्चे चुने हैं उनसे ही आपको उम्मीदें रखना है, ये बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल गलत विचारधारा है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, जो आपकी ADHD बोलते हैं ना, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। ऑप्शन ए लिखित पाठ को समझना, बी किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, सी स्थितियों का अवबोधन और समझना, या डी पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो साथियों यहाँ पर सही है कि किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ये आप उनकी चुनौती के रूप में काम किया जा सकता है। उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ जो होती हैं वो यही है कि भाई किसी जो कार्य दिया है उसको लंबे समय तक जारी रखना, क्योंकि उनमें क्या है, डिसऑर्डर है कि भाई ध्यान की न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार है उनमें। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। भाई जो आपके गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण, या डी स्मरण। तो देखिए वो कहा जा सकता है आपका सृजन, यानी क्रिएटिविटी है ना, सृजनात्मकता से जुड़े प्रश्नों को अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? भाई कोई विद्यार्थी है, वो उसकी योजना बनाने, जांचने और उसका मूल्यांकन करने और अपने खुद के अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अवधान, बी प्रत्यास्मरण, सी रटना या डी अधिसंज्ञान। तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी अधिसंज्ञान। क्या कहलाती है दोस्तों? आपका जो अधिसंज्ञान होता है बच्चे का वो कहलाएगा अधिसंज्ञान, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो योजना बनाना, जांचना, मूल्यांकन करना और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, तो वो आपकी उसकी अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? भाई जो आप बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, प्यार दुलार दिखाते हैं, उससे किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए क्रोध, बी भय, सी अनुराग या डी आक्रामकता। तो देखिए भाई उससे उत्पत्ति होती है आपकी अनुराग की। किसकी दोस्तों? अनुराग की होती है ना, कि भाई आप किसी बच्चे को प्यार दुलार कर रहे हो, है ना, तो आप अनुराग होगा, ठीक है दोस्तों, है ना, तो ये आपका अनुराग होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।